दक्ष ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक रथ लगा हुआ है जिससे प्रकाश की तेज किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। ये रथ मणिका का था। क्योंकि मणिका एक शक्तिशाली योद्धा थी, निश्चित रूप से उसकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होगी। इसलिए दक्ष ने इसके बारे में फौरन सोचा और खरगोश को रखने के लिए स्पेस टूर की पुस्तक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो रथ पर चढ़ गया और कहा, मणिका जी, रानी ज्योतिका और दिग्विजयनाथ मेरी हत्या करना चाहते हैं। मेरी मदद करें। मैंने आपसे वादा किया है कि पवित्र झरने के जल को दिलाने में मैं आपकी मदद करूंगा। दिग्विजयनाथ ने दक्ष की दिशा में पहले ही रूण हथियार को उछाल रखा था। वो दक्ष के करीब पहुंच चुके थे और यदि कुछ देर और बीतता तो निश्चित रूप से रूण हथियार से दक्ष पर प्रभावी हमला किया जा सकता था। तभी रथ से आवाज निकली, मोर तकनीक। रथ से मोर की आड़ छाया निकली और आसमान में फैल गई। वो सीधे रूण तकनीक से संपन्न हथियार से टकरा गई। दक्ष ने हैरानी भरे लहजे में मोर की आड़ छाया को देखा। हालांकि उसे समझने में देर नहीं लगी कि मोर की ये छाया आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न हथियार है और उसका इस्तेमाल करने वाली योद्धा मणिका जैसी शक्तिशाली योद्धा है। रानी ज्योतिका के द्वारा जारी सुरक्षा सारिणी नष्ट हो चुकी थी। दिग्विजयनाथ ने कहा, वो इंसान मेरा शिकार है। उस योद्धा के लिए मणिका मुझसे और रानी ज्योतिका से बैर लेना उचित नहीं समझेगी, है ना? मणिका ने कहा, वो पुरानी सभ्यता का योद्धा है। क्योंकि मैं यहां हूं तो अपनी सभ्यता के योद्धा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले को पेचीदा ना बनाएं, उसे जाने दें। मणिका और दिग्विजयनाथ एक दूसरे से सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दक्ष ने बूढ़े को आध्यात्मिक संदेश भेजा, आपके ऊपर एक बोतल घूम रही है, कृपया उस बोतल के अंदर चले जाएं। बूढ़े ने कहा, क्या आप मुझे कैद करना चाहते हो? दक्ष ने कहा, नहीं, मैं केवल आपको इस संकट से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप उस बोतल के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तो फिर मैं आपको सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। बूढ़े ने दक्ष की बातों पर विश्वास किया और बोतल के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर बोतल को नियंत्रित किया और फिर उसे अपने पास ले आया। दक्ष ने यह सब इतनी तेजी से किया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दिग्विजयनाथ और मणिका के बीच अब भी बातचीत जारी थी। तभी रानी ज्योतिका ने कहा, वह बूढ़ा गायब हो चुका है। निश्चित रूप से स्पेस टूर की तकनीक का इस्तेमाल कर उसे गायब किया गया है। दक्ष के प्रति दिग्विजयनाथ का गुस्सा और बढ़ गया। यदि कोई अन्य मुद्दा होता तो दिग्विजयनाथ मणिका के विरुद्ध जाने से परहेज करता, लेकिन दक्ष के पास न केवल खरगोश था बल्कि लाखों वर्ष पुरानी औषधि थी जो कि अब एक मानव में परिवर्तित हो चुकी थी। ऐसे में मणिका के हस्तक्षेप करने के बावजूद दिग्विजयनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं था। दिग्विजयनाथ ने चिल्लाते हुए कहा, उस इंसान को मारने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कृपया मेरी बातों को गंभीरता से समझें ताकि उसकी वजह से आप दो शक्तिशाली दुश्मन ना बना लें। रानी ज्योतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मणिका को दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी तो निश्चित रूप से हमें उनके विरुद्ध जाना पड़ेगा। दक्ष इस समय रथ के करीब था। वो चिंतित दिख रहा था। दक्ष मणिका के बहुत करीब नहीं था, जिसके लिए मणिका किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हो जाए। इसके अलावा रानी ज्योतिका और दिग्विजयनाथ शक्तिशाली शत्रु थे। दक्ष का अनुमान था कि उन दोनों के दबाव के आगे मणिका को झुकना पड़ सकता है और वो इस मामले में हस्तक्षेप करने से पीछे हट सकती है। इसीलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और पहाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। स्थिति बदतर होने पर वो फौरन वहां से बाहर भाग सकता था। दक्ष के मुताबिक भले ही आगे कोई और चुनौती होती, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना दिग्विजयनाथ और ज्योतिका का सामना करने से बेहतर था। कुछ देर सोचने के बाद मणिका ने कहा, क्योंकि हम समझौता नहीं कर सकते हैं तो चलो युद्ध करते हैं। मणिका की बात सुनकर दिग्विजयनाथ गंभीर हो गया और उसने ज्योतिका को देखा।
फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। दोनों के चेहरे पर युद्ध की भावना साफ तौर पर दिख रही थी। दिग्विजयनाथ के शरीर से प्रकाश की 9 लपटें निकली और चारों तरफ फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ आग लग गई हो। आग की लपटें तेजी से मणिका के रथ की दिशा में बढ़ रही थी। दूसरी तरफ रानी ज्योतिका ने भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और दक्ष की दिशा में हमला कर दिया। तभी रथ से प्रकाश की तेज किरणें निकली और रानी ज्योतिका के द्वारा दक्ष की दिशा में किए गए जादुई हमले से टकरा गई। अपने हमले को विफल होता देख रानी ज्योतिका गुस्से से झुंझला उठी। दूसरी तरफ रथ से निकली प्रकाश की तेज किरण दिग्विजयनाथ के शरीर से टकरा गई और वो काफी दूर जाकर गिरा। रानी ज्योतिका चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दिग्विजयनाथ इतनी जल्दी हार जाएगा। रथ से प्रकाश की एक पतली किरण निकली और 30 फीट तक फैल गई, जिससे प्रकाश का एक घेरा बन गया और रानी ज्योतिका के करीब पहुंच गया। प्रकाश के इस किरण के प्रभाव को रानी ज्योतिका जानती थी, इसलिए वो सतर्क हो गई। रानी ज्योतिका के पास दक्ष को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि दक्ष बचने में कामयाब हो जाता तो रानी ज्योतिका और दिग्विजयनाथ की अब तक की मेहनत बेकार हो जाती। दूसरी तरफ रथ से निकली प्रकाश की इस किरण को चकमा देना भी रानी ज्योतिका के लिए आसान नहीं था। प्रकाश की उस किरण को 10 बार चकमा देने के बाद भी रानी ज्योतिका उसे चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकी। प्रकाश के किरण के प्रभाव से रानी ज्योतिका जमीन पर गिर पड़ी। दक्ष ने राहत की सांस ली। मणिका वाकई शक्तिशाली है। उसने अकेले ही कुछ ही मिनटों में दिग्विजयनाथ और रानी ज्योतिका को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। दक्ष ने महसूस किया कि उसने अब तक मणिका को कमतर आंका था। वो बहुत मजबूत थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन योद्धाओं को पीछे हटने पर विवश कर देगी जिनकी क्षमता उच्च स्तरीय है और हजारों सालों की आध्यात्मिक साधना है। मणिका ने कहा, दिग्विजयनाथ, ज्योतिका, यदि तुम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते हो तो तुम मारे जाओगे और इसकी पूरी जवाबदेही तुम्हारी होगी। दिग्विजयनाथ और ज्योतिका को अब तक इस बात का एहसास हो चुका था कि मणिका उससे अधिक मजबूत है। रानी ज्योतिका, जो कि बेहद खूबसूरत दिखती थी, अब उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। हालांकि अब भी वो खरगोश और बूढ़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दिग्विजयनाथ ने कहा, जीवन और मृत्यु की सुरक्षा सारणी को सक्रिय करो। रानी ज्योतिका ने अपने थैले से 8 हड्डियां निकाली और फिर उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इंजेक्ट किया। अगले ही पल 8 हड्डियों से नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी। मणिका सतर्क थी। वो फौरन रथ से बाहर निकली और ऊंचाई पर उसने छलांग लगा दी। नकारात्मक ऊर्जा भले ही मजबूत थी, लेकिन वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। हालांकि नकारात्मक ऊर्जा तेजी से रथ के पास पहुंच चुकी थी। ऊंचाई से मणिका भी रानी ज्योतिका की सुरक्षा सारणी के नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ दक्ष ने भी कई तरह के उपायों के बारे में विचार किया, लेकिन कोई भी उपाय प्रभावी नहीं दिख रहा था। दक्ष अब मान चुका था कि भागने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी मणिका की आवाज गूंजी, मैंने तुम दोनों को कमतर आंका था। तुम्हारी नकारात्मक शक्तियां बेहद मजबूत हैं। तुमने जिन 8 हड्डियों का इस्तेमाल किया है, वो हड्डियां युद्ध के भगवान की हैं, है ना? मणिका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रथ से प्रकाश की तेज किरणें निकली और रानी ज्योतिका के द्वारा पकड़ी गई हड्डियों से टकरा गई। ज्योतिका के हाथ से सभी 8 हड्डियां छूट चुकी थी और उनसे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा भी कम होने लगी। एक बार फिर रथ से प्रकाश की 4 किरणें बाहर निकली और फैल गई। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो रात हो गई हो। दक्ष अपनी आंखें फैलाकर युद्ध की स्थिति को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया। किसकी जीत हुई वो कुछ भी देखने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। हालांकि अधिक देर तक नहीं रहा। धीरे धीरे अंधेरा गायब होने लगा।
मणिका अपने रथ में पालथी मारकर बैठी हुई थी। आसपास की जमीन में गड्ढे हो गए थे। दिग्विजय नाथ के मुंह से खून निकल रहा था। वो बुरी तरह से घायल हो गया था। रानी ज्योतिका उसके पीछे खड़ी थी और उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। उसके चेहरे का रंग पीला हो चुका था। इससे पहले अगर रानी ज्योतिका ने अपनी मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल कर हमले को नहीं रोका होता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। रानी ज्योतिका की आंखों में ईर्ष्या और आक्रोश झलक रहा था। मणिका, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम वैसी ही हो, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे, तब हिसाब बराबर किया जाएगा। रानी ज्योतिका ने दिग्विजयनाथ को सहारा दिया और पलक झपकते ही गायब हो गई। दक्ष हैरानी भरे लहजे में मणिका को देख रहा था। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास किए मणिका ने 2 शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दिया। मणिका की क्षमता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी क्षमता अंजना की थी। रथ के करीब पहुंचकर दक्ष ने मणिका का अभिवादन करते हुए कहा, धन्यवाद वरिष्ठ मणिका जी, आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मणिका ने कहा, कुछ देर पहले वो दोनों कह रहे थे कि तुमने उनके खरगोश को अपने कब्जे में ले लिया है। दक्ष ने अनजान बनने का नाटक किया और कहा, कौन सा खरगोश? मणिका ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था, इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति का पता दक्ष को नहीं चला। यदि तुमने उसके खरगोश को अपने कब्जे में नहीं लिया तो वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे और मुझसे मुकाबला क्यों किया? क्या वो जानबूझकर मौत से जूझना चाहते थे? वैसे चिंता मत करो, मैं उस खरगोश को तुमसे नहीं लूंगी। असल में मेरी दिलचस्पी तुम्हारी पुस्तक में है जिसका इस्तेमाल कर तुमने खरगोश को अपने कब्जे में कर लिया है। मणिका को दक्ष अधिक नहीं जानता था, इसीलिए उस पर भरोसा करना दक्ष के लिए उचित नहीं था। खरगोश और पुस्तक दोनों ही रहस्यमयी थी। कोई भी योद्धा उन दोनों को अपने कब्जे में करने के लिए हर संभव कोशिश करता। हालांकि दक्ष जानता था कि मणिका को इस समय पवित्र झरने के जल को प्राप्त करने के लिए स्पेस टोर की शक्तियों से संपन्न योद्धा की जरूरत थी, इसीलिए वो दक्ष के खजाने को लूटने की कोशिश नहीं करती। इसके बावजूद दक्ष ने सतर्कता बरती और कहा, अच्छा, तो जिस खरगोश की आप बात कर रही हैं वो बहुत शक्तिशाली नहीं है। उसे नियंत्रित करना बेहद आसान है। बात करने के दौरान दक्ष की नजर मणिका के होंठ पर पड़ी जिस पर खून लगा हुआ था। दक्ष ने विषय बदलते हुए कहा, वरिष्ठ, क्या आपको चोट लगी है? मणिका मुस्कुराई और उसने खांसते हुए कहा, रानी ज्योतिका और दिग्विजयनाथ दोनों शक्तिशाली योद्धा हैं, दोनों ख्याति प्राप्त योद्धा हैं। दोनों के साथ होने पर उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। वैसे उन दोनों से मुकाबला करने के दौरान मुझे चोट नहीं आई, बावजूद उनसे निपटना मेरे लिए आसान नहीं था। दक्ष ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आपको पहले ही चोट लगी थी?